हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 5 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, पनामा पेपर्स ₹20,000 इज अनडिक्लेयर्ड असेट्स आइडेंटिफाइड। तो पनामा पेपर्स ये पुलित्जर विनिंग इन्वेस्टिगेशन थी जो कि बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस ने ही 2016 में की थी, जिसमें ये पता चला था कैसे रिच और पावरफुल लोग अपने मनी को ग्लोबल टैक्स हेवंस में ले आते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। तो उससे कुछ पता चला था, अनडिक्लेयर्ड असेट्स 20,000 करोड़ की अब तक पता चल चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। और उसके बाद सीबीडीटी ने अब टैक्स रियलाइजेशन भी शुरू कर दिया था इन अनडिक्लेयर्ड एसेट्स के लिए। तो पनामा पेपर्स, द पुलित्जर विनिंग इन्वेस्टिगेशन दैट एक्सपोज्ड हाउ द रिच एंड पावरफुल पार्क एंड मूव्ड their money in and out of global tax havens has led Indian tax authorities to undeclared assets worth over ₹20,000 crore so far। तो आरटीआई इन्वेस्टिगेशन में पता चला लगभग 20,000 करोड़ तो अब अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हो चुका है, और अब सीबीडीटी ने इसके लिए रिकवरी भी शुरू कर दी है और लगभग 142 करोड़ रिकवर भी कर चुके हैं। यहाँ पे सेकेंड न्यूज है, 6.77 करोड़ डोजेस सिंस न्यू वैक्सीन पॉलिसी रोल्ड आउट है। तो जब सेंटर ने सेंट्रलाइज वैक्सीन पॉलिसी जब से कर दी है, तब से जो वैक्सीनेशन का पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और 6.77 करोड़ डोजेस तब से रोल आउट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल। तो अब एंटी ट्रैफिकिंग बिल का ड्राफ्ट लाया जा रहा है, उसमें पहले हम देखते हैं ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें। ड्राफ्ट की चीजें चेंज भी हो सकती हैं, पर हम फिर भी देख लेते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बेसिकली अभी सजेशंस मांगे हैं, जो कि इनका ड्राफ्ट बिल है, ट्रैफिकिंग एंड पर्सनस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021, जो कि रिलीज किया गया है। बिल में सारी चीजों को बढ़ा दिया गया है, नेचर ऑफ ऑफेंसेस को इंक्रीज कर दिया है, स्कोप ऑफ नेचर ऑफ ऑफेंसेस, साथ ही जो पनिशमेंट होगी वो भी इंक्रीज कर दी गई, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा डेथ पेनल्टी भी होगी अगर बहुत एक्सट्रीम नेचर का केस होगा। तो लॉ वंस एनेक्टेड विल एक्सटेंड टू ऑल सिटीजन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। तो एक बार लॉ इनेक्ट हो गया तो सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं, जो देश के बाहर लोग हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। पर्सन कोई भी किसी शिप में हो या फिर किसी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी और बी कैरिंग इंडियन सिटीजन wherever they may be, a foreign national or a stateless person who has his or her residence in India at the time of commission of offence under this act। तो कोई फॉरेन नेशनल जिसने बाद में सिटीजनशिप ले ली हो, लेकिन जब उसने ऐसे ट्रैफिकिंग का एक्ट किया हो तब वो इंडिया का सिटीजन हो, तो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। एंड द लॉ विल अप्लाई टू एवरी ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस विद क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। और क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस में भी लॉ इंप्लीमेंट होगा। तो जो लॉ का स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। प्रॉपर्टी बॉट वाया such income as well as used for trafficking can now be forfeited with provisions set in place। तो ट्रैफिकिंग से जो भी पैसा कमाया जाएगा, उससे आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे फोरफीट किया जा सकता है, सिमिलर टू डेथ ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द स्कोप ऑफ द बिल विज ऑफेंडर्स विल ऑल्सो इंक्लूड डिफेंस पर्सनल एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ और एनीवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो इस बिल में बहुत सारे लोगों को पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी दिया गया है। अब फैक्ट ये है, जो एनआईए है जो कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के केसेस को देखता है, जो मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो भी क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस को देखेगी ट्रैफिकिंग से। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है ट्रैफिकिंग के क्राइम्स पे क्रैकडाउन करने के लिए। जो पेनल्टी विल होल्ड अ मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 सालों की और फाइन 5 लाख का। इन मोस्ट केसेस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अगर ट्रैफिकिंग चाइल्ड एक से ज्यादा है तो पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी हो सकती है। where a person is convicted of an offense under this section against a child of less than 12 years of age। तो अगर कोई चाइल्ड 12 साल से कम का है और उसके अगेंस्ट ट्रैफिकिंग का केस है, उस बच्चे के लिए किसी के अगेंस्ट ट्रैफिकिंग का केस है, तो और अगेंस्ट अ वुमन फॉर द पर्पस ऑफ रिपीटेड रेप, किसी महिला के अगेंस्ट रिपीटेड रेप के तहत, और द पर्सन शेल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो इसके लिए पनिशमेंट 20 साल की हो सकती है और वो लाइफ टाइम के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। और इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद डेथ, अगर दोबारा ऐसा किया तो डेथ के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है, एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 30 लाख रुपीज। तो एक्सप्लॉइटेशन हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड एट अ मिनिमम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन की डेफिनेशन भी बढ़ा दी गई है, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन की एक्सप्लॉइटेशन या फिर किसी भी टाइप का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूडेड पोर्नोग्राफी या फिर कोई फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, फोर्स लेबर कराना, बंधुआ मजदूरी का काम कराना, स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड और फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। इसके अलावा जो ऑर्गन रिमूवल होता है, इन सबको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और साथ ही इलीगल क्लिनिकल ड्रग ट्रायल, किसी पर भी आप ड्रग ट्रायल कर दो, ये भी इस प्रोविजन के अंदर आएगा, इस ड्राफ्ट के अंदर आएगा। बिल सर विमेन और चिल्ड्रन को विक्टिम्स नहीं मान रहे, ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया कि अगर ट्रांसजेंडर के साथ भी ऐसा हुआ है तब भी ये सारी पेनल्टीज लगेंगी।
तो to now include transgender as well as any person who may be a victim of trafficking, and also does away with the provision that a victim necessarily needs to be transported from one place to another to be defined as a victim. तो जरूरी नहीं है कि विमेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विक्टिम को ट्रांसफर किया गया तभी उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग माना जाएगा। तो इसको भी बहुत ही ज्यादा इसका जो ब्रॉड स्कोप कर दिया गया है। तो दीज आर टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस। पहला, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर कोई भी पर्सन ऑटोमेटिकली अब इंक्लूड हो गया है। तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग में जैसे ट्रांसजेंडर में बहुत ज्यादा ऑर्गन हार्वेस्टिंग देखी गई है, तो अगर ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया है तो उसमें भी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज होंगी। दूसरा, ऑल्सो सच केसेस as forced labor in which people lured with jobs end up in other countries where the passports and documentation is taken away and they are made to work। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है फोर्स लेबर की तरह, पहले उन्हें लेकर जाते हैं ऐसे विदेश में, फिर उनके पासपोर्ट वगैरह सब सीज कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास कोई वापस आने का जरिया नहीं होता और उन्हें वहां पर ही स्लेवरी की तरह काम करना पड़ता। तो ये सारी चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी इस एक्ट में। और नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे फीड सप्लीमेंट्स रिड्यूसेस मेथेन इमिशंस बाय लाइव स्टॉक। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक डेवलप किए एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट जिसका नाम रखा हरित धरा। अगर वो बोवाइंस और शीप को दी जाएगी तो उससे उनके मेथेन इमिशंस लगभग 17 से 20% तक कम हो सकते हैं। साथ ही मिल्क प्रोडक्शन और बॉडी वेट गेन भी होगा। तो जो इंडिया बेसिकली जो कैटल, बफेलो, शीप और गोट्स होते हैं वो इंडिया के जो है वो 9.25 से लेकर 14.2 मिलियन टन ऑफ मीथेन एनुअली एमिट करते हैं। अगर वर्ल्ड में देखो तो 90 मेट्रिक टन है, 90 मिलियन टन से, और इंडिया में 9.25, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा साइज है उसका। तो दिस इज अ कॉज फॉर सीरियस कंसर्न गिवन दैट मीथेन इज अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। और मीथेन बहुत ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है और ऐसे रूमिनेंट्स इनको एमिट करते हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए एक एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट बनाई गई हरित धारा ICAR के द्वारा। तो मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स हैविंग र्यूमेन। तो जिन एनिमल्स के अंदर र्यूमेन होता है, जो स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है जहां पे वो कोई भी प्लांट मटेरियल खाते हैं, सेलुलोज, फाइबर, स्टार्च और शुगर्स, तो वो वहां पर फर्मेंट होता है, ब्रोक डाउन होता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें ब्रोक डाउन करते हैं डाइजेशन से पहले, तो जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन होता है उससे CO2 और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। फिर ये सबस्ट्रेट के द्वारा यूज किया जाता है बाय द आर्चिया। तो माइक्रोब्स जो ह्यूमन में होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की तरह सिमिलर होता है, तो वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और वो मीथेन जब एनिमल्स बर्प करते हैं तो वो मीथेन एमिट होता है। तो हरित धरा जो कि काम कैसे करती है, तो ये जो ह्यूमन में प्रोटोजोआ होते हैं जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का डीकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन और CO2 में, उसको ये रोकते हैं, उसको ये कम करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन ही कम कर देते हैं। तो प्रोटोजोआ की जब पॉपुलेशन कम होगी तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन कम होगा, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन कम होगा तो CO2 का इमिशन कम होगा, मतलब मीथेन और इन सारी गैसेस का इमिशन कम होगा। The tropical plants containing tannins, bitter and astringent chemical compounds are known to suppress the remove protozoa from the rumen। तो जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं टेनिन, तो उसका यूज किया जा सकता है ये प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो बेसिकली हरित धरा में उसी का यूज किया गया है। तो जो धरा है वो लगभग हरित धरा 6 रुपए पर किलोग्राम की है, लेकिन हो सकता है कि जो फार्मर्स इसको यूज ना करें, क्योंकि आपको कोई चीज फ्री में मिल जा रही है, फिर आपको किसी चीज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर वो फार्मर्स वही चीज प्रेफर करेंगे ना जो उनको फ्री में मिल जा रही है। तो इसके लिए किसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो ये है कि अगर आप अपने र्यूमेनेंट्स को ये दोगे तो उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है जो फर्मेंटेशन होता है वो पहले की तरह ही होगा, पर जब ब्रेक डाउन होगा फर्मेंटेशन की तरफ तो मीथेन वगैरह कम प्रोड्यूस होंगे, तो उसकी वजह से जो प्रोपियोनिक एसिड है वो ज्यादा हो जाएगा और एसिटिक ब्यूटायरिक एसिड कम हो जाएगा। जब प्रोपियोनिक एसिड ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी फॉर लैक्टोज प्रोडक्शन, बॉडी वेट गेन, और जिसकी वजह से अगर हरित धारा फार्मर्स ये फीड करें तो उसके लिए एक और इंसेंटिव है, वो इकोनॉमिक इंसेंटिव है कि इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो the biological energy loss from methane emission can be rechanneled and utilized by the animal for milk production and growth। अगर 2019 के लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग जाए तो इंडिया की कैटल पॉपुलेशन 193.46 मिलियन है, along with 109.85 मिलियन बफेलोज एंड 148.88 मिलियन गोट्स। अगर हम देखें ruminants in India tend to produce 50 to 100% higher methane than their industrialized country counterparts। तो जो industrialized country है वहां के ruminants जितनी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया के जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इंडिया में लगभग 50 से 100% ज्यादा है। तो उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे हरित धरा जैसी चीजें यूज करके कम कर सकते हैं। दैट आर गिवन मोर इजिली फर्मेंटेबल, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वहां पर बहुत इजिली फर्मेंटेबल चीजें दी जाती है, जहाँ पे र्यूमिनेंट्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रोटोजोआस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको फर्मेंट करने के लिए। तो अब हरित धारा जैसी चीजें आएंगी तो हमारे यहाँ पे मिथेन एमिशन कम हो जाएगा। अब लेट द मार्केट वर्क। तो यहाँ पे ऑथर ने मिल्क का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मार्केट के ऊपर चीजें छोड़ देनी चाहिए। ऑथर ने बोला है जैसे कि अभी अमूल के 2 रुपए प्रति लीटर प्राइस बढ़ गया था, तो इसकी वजह से दिस इंक्रीज वर्क्स आउट टू अबाउट 4% ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइसेस। लेकिन तब भी जो CPI है वो RBI का 6% से ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऑथर कैसे कहना है। फॉर डेयरी फार्मर्स दिस इंक्रीज इन मिल्क
prices is not commensurate to the increase in the feed and other cost। ऑथर का पहले ये कहना है जितनी ये इंक्रीज हुई है वो कमेंसुरेट नहीं है एज कम्पेयर टू जितना फीड और अदर कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि डीजल में भी इंक्रीज हो गया, इन सारी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ गया है। तो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जैसे ऑथर ने बोला ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। पहला, मिल्क बिगेस्ट एग्री कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ग्रेटर देन पैडी, राइस, व्हीट एंड शुगर केन कंबाइंड। तो मिल्क सबसे ज्यादा एग्री कमोडिटी, सबसे बड़ी एग्री कमोडिटी, अगर हम पैडी, व्हीट और शुगर केन को मिला भी दें तो उससे भी ज्यादा। और दूसरा, इंडियन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का वर्ल्ड में। तीसरा, जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो बहुत ही स्मॉल होल्डर्स के द्वारा डोमिनेट होता है, जिनका हर्ड साइज लगभग 4 से 5 एनिमल्स ही होता है। फोर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिल्क, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है मिल्क के लिए। तो ये ज्यादातर एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है कंपनी और फार्मर्स के बीच में। तो जो प्राइस मिल्क का है वो डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंटर थ्रू द सप्लाई साइड, बट the demand side can't be ignored. As a result of all this, the overall growth in the dairy sector for the last 20 years has been between 4 to 5% per annum। तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं इतनी सारी इंटरवेंशन, बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद भी ये 4 to 5% लगभग 20 साल में बढ़ा है। और लेटली उसके बाद तो देखें तो 6% बढ़ा है, लेकिन जिसमें एमएसपी वगैरह मिलती है उसमें देखें तो सीरियल्स में ग्रोथ सिर्फ 1.6% का ही हुआ है। इट इज वेल नोन दैट ऑपरेशन फ्लड, तो आपको पता होगा ऑपरेशन फ्लड 1970 में हुआ था, वर्गीस क्यूरियन के द्वारा हुआ था, जिसमें एक कोऑपरेटिव मॉडल लेकर आए थे। तो इसने इस सेक्टर का बिल्कुल सारी चीजें चेंज कर दी। हाउएवर इवन आफ्टर 5 डेकेड्स कोऑपरेटिव प्रोसेस ओनली 10% ऑफ द ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन उसके बाद भी बहुत सा टाइम हो चुका है, 1970 के बाद लगभग 50 साल निकल चुके हैं, लेकिन सिर्फ 10% का ही ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस्ड होता है, बाकी नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया को अपनी डबल इंजन फोर्स लगाने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर को लाने की जरूरत है, ताकि बाकी और आगे का भी 10% प्रोसेस किया जा सके। तो ऑथर ने बोला 1991 में हमने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स तो लिए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डेयरी सेक्टर को पूरी तरीके से डी लाइसेंस कर दिया गया था। मिल्क प्रोडक्शन ने उसके बाद 4.7% की रिकॉर्डेड ग्रोथ देखी 2004 से 2014 के बीच में, जो कि 6% की होगी 2015 से 2021 के बीच में। तो अगर एनडीडीबी रिपोर्ट की माने तो द कैपेसिटी क्रिएटेड बाय द प्राइवेट डेयरी कंपनीज इन द लास्ट 15 years इज इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटी सेटअप बाय द कोऑपरेटिव्स इन ओवर 30 years। अभी बहुत ही ज्यादा डेयरी प्रोनर्स आ रहे हैं, जैसे कि कंट्री डिलाइट जो आपको फ्रेश मिल्क आपके घर पे डिलीवर करता है, तो स्टेलेप्स टेक्नोलॉजीज जो कि वर्क कर रहे हैं कि कैसे डेयरी सप्लाई चेन को डिजिटलाइज किया जाए। तो दे हैव डिजिटाइज कैटल हेल्थ, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेयरी एंटरप्रेन्योर का हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो द इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट विजन 2050 वो एस्टिमेट कर रहा है कि जो ग्रीन फॉडर डेफिसिट हो जाएगा लगभग 30% के 2030 तक। तो उसके लिए हाइड्रोग्रीन्स बनाया जा रहा है। तो हाइड्रोग्रीन्स एंड एग्री टेक स्टार्टअप, तो उसने फॉडर डेफिसिट को कम करने के लिए कंबाला बनाया, हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर यूनिट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इनोवेशन भी हो रहा है। इसके अलावा सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी, जिससे जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया जाता है, ताकि जो बुल्स हैं उनके क्रोमोसोम हटा दिए जाएं और ज्यादातर बुल्स ऐसे इंडियन रोड्स पर खाली में घूमते हुए ना दिखें। तो ऑल्दो द करंट कॉस्ट ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमन इज हाई, तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है तो उसकी करंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए महाराष्ट्र ने बोल्ड स्टेप लिया है कि सब्सिडाइज कर दे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऑथर ने बोला इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि प्राइसेस को मार्केट फोर्सेस पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा हमने सीरियल्स को कंट्रोल कर रखा है तो उसमें तो ग्रोथ बहुत कम है, लगभग 1.6% की है। लेकिन जो चीज हमने मार्केट पे छोड़ रखी है डेयरी सेक्टर, तो उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो द अपशॉट ऑफ ऑल दिस इज दैट लेट प्राइसेस बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस विद मार्जिनल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव्स एट द मोस्ट। तो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव्स के द्वारा बस मार्जिनल सपोर्ट की जरूरत है, बाकी सारी चीजें मार्केट पर छोड़ देनी चाहिए। मेजर फोकस ये होना चाहिए कि इनोवेशन कैसे की जाए, जैसे कि कॉस्ट कट डाउन हो, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, फूड सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए, और ग्लोबली कॉम्पिटेटिव कैसे बना जाए। तो द कोऑपरेटिव्स डिड अ ग्रेट जॉब ड्यूरिंग ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड के द्वारा कोऑपरेटिव्स ने अच्छा काम किया ताकि हम मिल्क में ऐसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन पाए, एंड आर स्टिल डूइंग दैट। बट द प्राइवेट सेक्टर एंटरिंग दिस सेक्टर इन अ बिग वे हैज ओपन द गेट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड कॉम्पिटिशन। तो अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है तो अपना कॉम्पिटिशन और क्रिएटिविटी तो आएगी आएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं बैटलिंग इन्फ्लेशन। तो ऑथर ने बोला इंडिया लकी था लास्ट ईयर की मॉनसून अच्छा रहा, इसलिए पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी हमारे फार्म सेक्टर ग्रो किया। जो बम्पर हार्वेस्ट है उसने इंश्योर किया कि इंटरनेशनल फूड प्राइसेस फ्रॉम अराउंड अक्टूबर डिडंट ट्रांसलेट इनटू हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़े लेकिन तब भी हमारे यहाँ हायर इन्फ्लेशन नहीं आया। Barring an import dependent commodities such as edible oil and to an extent pulses, India's annual consumer food inflation जो रहा है वो लगभग जो ग्लोबल था उसके कंपैरिजन में बहुत कम रहा है। ऑथर ने बोला लेकिन इस साल जो हम देख रहे हैं जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अभी आ नहीं रहा है, तो दैट इज बैड न्यूज। मिड जून टू मिड जुलाई
इज द पीक सीजन फॉर खारिफ प्लांटिंग्स। तो अभी खारिफ प्लांटिंग्स के लिए पीक सीजन है। तो पंजाब में पावर आउटेजेस हो रहे हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सप्लाईज फार्मर्स को दे पाए जिनको जरूरत है कि अपनी पैडी क्रॉप को अलाइव रखने के लिए पानी की। और इस बार हम देख रहे हैं मानसून अभी तक आया नहीं, साउथ वेस्ट मानसून, तो दे में भी लकी है कंपेयर टू फार्मर्स इन अदर स्टेट। जैसे पंजाब में तो ठीक है, वहां पे पावर आउटेजेस कर दिए और फार्मर्स को प्रोवाइड कर दी, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो where the extended dry spell has delayed sowings of not only paddy but also pulses, oilseeds and coarse cereals। उसके बाद हम देख रहे हैं जो डीजल है जिससे इरिगेशन होता ट्यूबवेल के थ्रू, लेकिन डीजल की भी प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो द ₹1670 पर लीटर इंक्रीज इन डीजल प्राइसेस इज द डबल वैमी फॉर मोस्ट फार्मर्स हु हैव नो थ्री फेज इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शंस और सोलर पंप्स। इरिगेशन डीजल इंजन से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अनअफोर्डेबल हो रहा है। तो वन सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन हो, ताकि एबनॉर्मल वार्मिंग होगी सी वाटर की, तो इंडिया में भी बारिश हो। तो डू नॉट इंटेंसिफाई ड्यूरिंग जुलाई सितंबर एज मेनी ग्लोबल वेदर एजेंसीज आर प्रेडिक्टिंग। इवन द IMD ने पॉसिबिलिटी जुलाई 1 फोरकास्ट अपडेट किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक बारिश हमें देखने के लिए नहीं मिली है। तो सेंटर क्या कर सकता है इसके लिए? तो सबसे पहले जो सेंटर ने स्टॉक लिमिट लगाई थी पल्सेस के लिए, ऑथर ने बोला वो लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल विथड्रॉ द ऑर्डर फॉर इंपोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन पल्सेस, जो कि फ्राइडे को लगाई गई थी। नॉट ओनली दिस गोज अगेंस्ट लैंडमार्क एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज इनेक्टेड इन सितंबर। तो मैंने आपको बताया था कि 3 फार्म लॉज आए थे, उसमें से एक एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डर दिया था जिसमें ये गवर्नमेंट ने ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाने से मना कर दिया था। उसके बाद उसमें एक कंडीशन ये थी कि 50% से अगर प्राइस बढ़ जाएगा पिछले 12 महीने के कंपैरिजन में, तो स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा सकते हैं। तो ऑथर ने बोला ऐसा प्राइस राइज हुआ नहीं पल्सेस में, तो ये कोई प्रोविजन नहीं होता है कि आप पल्सेस पे स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दें। दूसरा, इट सेंड्स आउट रॉन्ग सिग्नल्स टू फार्मर एट द सोइंग। अभी सोइंग का टाइम चल रहा है, खारिफ सीजन चल रहा है, तो इसमें रॉन्ग सिग्नल्स जा रहे हैं फार्मर्स की तरफ। दे में एक्चुअली बी एनकरेज टू प्लांट मोर pulses on oilseeds which require less water than paddy, wheat and sugarcane. The right way to address inflation is not through reinstitution of controls। तो ऑथर ने बोला इन्फ्लेशन को एड्रेस कर सकते हो तो कंट्रोल्स को वापस से लाके नहीं कर सकते हो, बट इम्पोर्ट टैरिफ को कम कर सकते हो, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम करके कर सकते हो। तो ये ऑथर ने बताया। यहाँ पर हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड विदाउट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि करंटली बिल्ड किया गया था इस प्रिंसिपल्स के अराउंड, जो कि थे पीस ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648 दैट ब्रॉट द 30 एंड 80 ईयर ओल्ड। उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एजेंसीज बना दी गई, UN, WTO, WHO। तो इनका मेन प्रिंसिपल यही था इन एजेंसीज का, जो कंट्रीज हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स अराइजिंग विद इन देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज। तो जो भी मैटर्स उनके टेरिटोरियल बाउंड्रीज में किसी कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्रीज में अराइज हो रहे हैं, तो उस पर मेन जो कंट्रोल होगा वो उस कंट्री का ही रहेगा। and that this right is not compromised by the signed commitments to multilateral governance। जैसे WTO, UN आपने इसमें साइन कर लिया है तो आपके राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अब बहुत टाइम से कोशिश की जा रही है कि इस वाले प्रिंसिपल को डाइल्यूट करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि मल्टीलेटरल rule do carry moral sanction but in the main these principles continue to influence decisions। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। दुनिया के साइंटिस्ट ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट तो किया वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो सारे कंट्रीज ने ये सोचा कि हम अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने कंट्री के लिए वैक्सीन सेव कर लेते हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उसके बाद उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई कि हमें डेवलप्ड कंट्रीज को भी सप्लाई करनी चाहिए। तो इसकी वजह से एक वैक्सीन नेशनलिज्म वाला टर्म भी बहुत कॉमन हो गया। दूसरा, ग्रीन एजेंडा। जो G7 लीडर्स हैं हैव फॉर इंस्टेंस ऑफन कमिटेड टू फाइनेंशियली सपोर्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द पुअर कंट्रीज। तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत G7 कंट्रीज ने ये बोला था कि हम लगभग $100 बिलियन पैकेज डॉलर प्रोवाइड करेंगे जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उन वो ग्लोबल वार्मिंग को फाइट कर सके इन सारी चीजों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया उनके द्वारा। जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है कार्बन ट्रैकर, उसने ये बताया है, उसने रिपोर्ट किया कि 622 कोल प्रोजेक्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन में, जिसमें से 368 चाइना में है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो धीरे धीरे राइजिंग ट्रेजेक्ट्री पे है ही। और जो बहुत सारे कंट्रीज डेट सेट कर रहे हैं, जैसे कार्बन चाइना ने सेट करा है कि ये हम 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऑथर का कहना है वो सिर्फ एक डेट ही है, उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि प्री इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि ऑयल पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करेंगे क्लीन एनर्जी के लिए, लेकिन उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो ये सारी चीजें कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दी जा रही हैं। पॉलिटिक्स टुडे इज अ हार्ड नोज 24/7 विनर टेक्स ऑल एन अपॉर्चुनिस्ट प्रोफेशन। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है जिस तरीके के अभी पॉलिटिक्स डेवलप हो गई उसमें ये सारी चीजें करना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तो दे कांट अफोर्ड टू रेस्ट ऑन द लॉरल्स इवन इन द आफ्टरमैथ ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्शन जीत भी जाता है तो उसके बाद भी उसे हमेशा ऑपोजिशन से आगे रहने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो वो कभी लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस की, वो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो ये सारे डिसीजन लेते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट जनता को देखे और जनता उन्हें वापस से वोट करे। तो थॉटफुल लीडर्स देयरफॉर कन्फ्रंट अ डिलेमा। तो जो थॉटफुल लीडर्स होते हैं तो उनके लिए एक डिलेमा हो जाता है, उन्हें
पता है कि अभी स्टेटमेंटशिप की जरूरत है, वो अभी है। तो प्रॉब्लम जो वर्ड की जरूरत है वो ये है कि आज के लीडर्स डिसीजन ले, ताकि बहुत सालों बाद देखें तो उन्हें लगे हाँ हमने ये डिसीजन क्लाइमेट चेंज के लिए सही लिया था। वरना हम बहुत सालों बाद अगर सारे लीडर शॉर्ट टर्म की ही सोचते रहेंगे तो बहुत सालों के बाद हमें क्लाइमेट क्राइसिस फेस करने वाले हैं। तो द प्रॉब्लम्स फेसिंग द, जैसे अभी आप कनाडा में हीट डोम वाली चीज देख ही रहे हो, तो वो क्लाइमेट क्राइसिस का भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ पार्ट है। तो the problems facing the world require decisions today that leaders can look back upon decades hence with satisfaction because they were the right decisions. But they also know that in this hardened political environment, उनके पास लग्जरी नहीं है ऐसा वो लॉन्ग व्यू लें। They know that the political future depends on fragmenting the opposition. उन्हें पता है कि opposition को कैसे तोड़ना है, तो वो ऐसे सेपरेटिस्ट आइडेंटिटीज को इन्वोक कर दो, नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स को हार्डनेस करो, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो इन सारी चीजों के बारे में सोचते नहीं कि क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे डील करना है, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए। So they may agree intellectually with the call for a redesign of the Westphalian principles and the current hardware of electoral politics, लेकिन वो इसको प्रैक्टिकली कभी नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनकम्बेंट सिस्टम जो इसके बेनिफिशियरीज है वो इसको प्रैक्टिकली कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ऑथर ने बोला है तो कि डेड एंड नहीं, डेड एंड नहीं है। अगर हम बुर्कीन थॉट दें तो नो मैन मेड अ ग्रेटर मिस्टेक देन ही हु डिड नथिंग बिकॉज ही फेल्ट ही कुड डू सो लिटिल। तो किसी इंसान ने इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी उसके कंपैरिजन में जिसने कुछ नहीं किया ये सोच के कि वो बहुत कम कुछ कर पाता। तो वर्ड ऑर्डर रीडिजाइन अराउंड दीज प्रिंसिपल्स इज द रीजन फॉर होप। तो अगर हम एक वर्ड ऑर्डर रीडिजाइन करें इन प्रिंसिपल्स के अराउंड तो हाँ एक आशा का रीजन हो सकता है वो। यहाँ पर मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं तो उनको बुलाया गया था कहाँ पर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में। तो उन्होंने कुछ बातें बोली हैं तो ये आप बातें सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RSS chief Mohan Bhagwat on Sunday said that the DNA of all Indians is the same and that those indulging in lynching are against हिंदुत्व। तो हिंदुत्व और हिंदुज्म इसमें डिफरेंस होता है। तो हिंदुत्व में ये सारी चीजें नहीं होती हैं जो कि प्रोपेगेंडा चलाना, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। If a Hindu says that no Muslim should live here, then the person is not Hindu. Cow is a holy animal, but the others who are lynching others are going against हिंदुत्व। तो अभी हम देखते हैं काउ विजिलेंटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स अगेंस्ट देम विदाउट एनी पार्शियलिटी। तो उन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है अगर कंट्री में यूनिटी ना हो। उन्होंने बोला बेसिस ऑफ यूनिटी नेशनलिज्म होना चाहिए, ग्लोरी ऑफ एंसेस्टर्स होनी चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए कभी भी बेसिस ऑफ यूनिटी। तो ओनली सोल्यूशन हिंदू और मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट का वो है डायलॉग, ना कि डिस्कॉर्ड। तो हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे डोमिनेंस हिंदूज की भी हो सकती है, मुस्लिम्स की भी हो सकती है। तो ये डोमिनेंस हम इसके रिलीजन के थ्रू ना बनाए, हम डोमिनेंस बनाए नेशनलिटी के थ्रू कि हम सारे लोग इंडियंस हैं। तो ही सेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स बहुत सारे इश्यूज में डिफरेंट हो सकते हैं बट दैट डज नॉट मेक देम पार्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। उन्होंने ये भी बोला है जो पॉलिटिक्स का काम होता है दे कांट यूनाइट पीपल, इट कैन ओनली डिवाइड। तो उन्होंने मुस्लिम्स को बोला है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इस्लाम डेंजर में, इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रूफ है कि कोई भी माइनॉरिटीज कभी भी इंडिया में डेंजर में रह ही नहीं सकती है। इफ अ सेक्शन फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी शोज एग्रेशन, अगर अभी कोई भी ठीक है मेजोरिटी में थोड़ा कोई पार्ट है, कोई सेक्शन है, उसने अगर माइनॉरिटी अगेंस्ट कोई एग्रेशन शो भी किया तो मेजोरिटी के ही कुछ लोग आकर बोलेंगे, उसको अपोजिशन करेंगे उस कम्युनिटी के लिए। तो इफ आई गिव एन एग्रेसिव एंड एंग्री स्पीच तो कुछ हिंदू लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भागवत रिमाइंडेड द ऑडियंस ऑफ इंडियाज रिच हेरिटेज ऑफ अकोमोडेशन एंड टॉलरेंस, सेइंग दैट द कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और इस कंट्री में जो भी आया है इंडिया ने सबको एक्सेप्ट किया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अफगानिस्तान के ऊपर आर्टिकल है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूएस ने कैसे लेफ्ट कर दिया। तो वहां पे जो अफगान के बेसिस है तो तालिबान ने कैप्चर कर लिए। यहाँ पे तालिबान कैप्चर मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज अफगान ट्रूप्स फ्ली। तो तालिबान मार्च थ्रू नॉर्दर्न अफगानिस्तान गेन्ड मोमेंटम ओवरनाइट विद द कैप्चर ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम फ्लीइंग अफगान फोर्सेस। तो तालिबान ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्दर्न अफगानिस्तान के कैप्चर कर लिए। फिर अफगान जो फोर्सेस थी वहां पर उनको बहुत इधर उधर भागना पड़ा, जैसे कि तजिकिस्तान में। तो मोर देन 300 अफगान मिलिट्री पर्सनल क्रॉस फ्रॉम अफगानिस्तान बदख्शान प्रोविंस एज तालिबान फाइटर्स एडवांस टुवर्ड्स द बॉर्डर। तो तालिबान फाइटर्स वहां पर आ गए तो अफगान के मिलिट्री फोर्सेस को अफगानिस्तान की जो प्रोविंस है बदख्शान वहां से भागना पड़ा। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड गुड नेबरहुड, तो तजिक अथॉरिटीज है उन्होंने उनको रिट्रीट करने के लिए बोला ठीक है आप हमारे यहाँ आ सकते हो। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट गेम्स, अब यूएस तो चला गया ठीक है और अफगान मिलिट्री के ऊपर छोड़ गया, इसके बाद तालिबान ने बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया। तो बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट गेम्स हैव बीन इन द नदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द यूएस एलाइड वॉरलॉर्ड्स हु हेल्प डिफीट देम इन 2001। तो जो गेम्स हुए नॉर्थ ईस्टर्न बदख्शान प्रोविंस में रिसेंट डेज में, ये दिखाते हैं कि तालिबान की जो इंसर्जेंसी है वो कैसे शुरू हो गई है वापस से। तो अनफॉर्चुनेटली जो मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालिबान के लिए छोड़ दिए गए हैं और अफगान फोर्सेस ने कोई लड़ाई भी नहीं की और सीधे वो भाग गए वहां से। यहाँ पर एज लॉसूट्स ट्राई टू क्लिप एआई विंग्स
गवर्नमेंट रेडीज नॉट ऑल्टर ईगो केस। तो आपको ये पता होगा जो गवर्नमेंट थी वो केन एनर्जी केस हार गई थी, जिसमें केन एनर्जी में जो उन्होंने टैक्सेशन लगाया था केन एनर्जी कंपनी पे, तो हेग की कोर्ट ने बोल दिया ये गलत है, ये आप ऐसे नहीं लगा सकते। उसके बाद गवर्नमेंट को उनको पैसे पे करने थे तो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही थी, तो जो केन एनर्जी थी उन्होंने एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करना की बात की। तो फेस्ड विद लॉसूट्स फाइल्ड बाय केन एनर्जी एंड इन्वेस्टर्स ऑफ देवास मल्टीमीडिया, जो कि अपने ड्यूज चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, तो उन्होंने सीज करने की बात की एयर इंडिया के ओवरसीज एसेट्स। तो गवर्नमेंट ने पहले इसके लिए 2 pronged अप्रोच की है। गवर्नमेंट ने पहले अपने एक लॉयर्स और लीगल टीम बनाई और पहले वो ये दिखाना चाहते हैं कि एयर इंडिया कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑल्टर ईगो नहीं है। दूसरा, it is preparing a list of the airline's overseas assets that could face potential seizure from the lawsuits and could even pose a risk to the careers disinvestment process। तो आपको पता होगा एयर इंडिया को गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट भी करना चाह रही है, तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो लास्ट वीक जो देवास मल्टीमीडिया है वो यूएस फेडरल कोर्ट में मूव ऑन किए थे एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करने के लिए, क्योंकि उनको $160 मिलियन का कॉम्पनसेशन चाहिए था, क्योंकि उनकी इसरो के साथ जो डील हुई थी वो फेल हो गई थी और उनको फ्रॉड के चार्जेस पे कुछ हो गया था उनके साथ, इसीलिए उनको भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड होना था, तो वो भी एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करना चाहते हैं। This lawsuit is on the lines of Kane Energy's issues, which is seeking seizure of Air India's assets to enforce the 1.2 billion arbitration award, जो कि डच की कोर्ट ने टैक्स डिस्प्यूट में इंडिया के अगेंस्ट जजमेंट दिया और बोला कि इंडियन अथॉरिटीज को उन्हें वापस से इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो द प्रेसिडेंस मेक्स इट ट्रिकी एंड देयरफॉर द अटेम्प्ट इज टू चैलेंज द लॉसूट ऑन द ग्राउंड्स दैट द केन केस, अब गवर्नमेंट ऐसे उसको करेगी, चैलेंज कैसे करेगी, जो लॉ सूट है केन में, तो गवर्नमेंट ने वापस उसके लिए अपील की है हेग के अंदर ही है। तो अगर फेवरेबल वर्डिक्ट यूएस कोर्ट में भी आ गया तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि गवर्नमेंट के एसेट्स बाकी सारे कंट्रीज में प्रोटेक्टेड रहे। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, दिसंबर 2020 में उसने ये रूलिंग दी थी कि इंडियन गवर्नमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगा सकती है केन एनर्जी पर, और ये अगेंस्ट है इंडिया यूके बायलेटरल ट्रीटी के। और देवास में भी यही हुआ था कि कंपनी को फ्रॉड के चार्जेस पे उनको वाइंड अप करा दिया गया था, तो उसके लिए भी कॉम्पनसेशन देने की बात की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो भारत नेट फेल्स टू एंटर फास्ट लाइन, तो भारत नेट जो कि जिसका मेन एम ये था कि पंचायत को हम इंटरनेट कनेक्टिविटी से प्रोवाइड करेंगे, तो बार बार उनकी डेडलाइन बढ़ती जा रही है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम भारत नेट विच एम्स टू कलेक्ट ऑल द ग्राम पंचायत एंड सब्सिक्वेंटली विलेजेस टू हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इंटरनेट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल इन बोथ फेजेस। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन करने की बात की। तो जो ग्राम पंचायत को तब सर्विस रेडी मानेंगे जब वो मेन ग्रिड ऑफ द इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, और इंटरनेट कनेक्टिविटी उस ग्राम पंचायत में तब मानेंगे जब यूजर्स कनेक्टेड होंगे इंटरनेट ग्रिड के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला है कि वो प्राइवेट सेक्टर को ओपन करेगी, ये सारी चीजें चल रही है, तो बार बार इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाई जा रही है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।